हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू जानवीज लर्निंग। और ये होने वाला है आज का टॉपिक आपका बेसिक एजुकेशन स्कीम, जो कि 1937 में आई थी, जिसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। और ये गांधी जी के द्वारा इनिशिएट की गई थी, तो इसलिए मैंने बड़ी सी पिक्चर उनकी लगा दी है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 थैंक यू दैट यू पीपल कॉमेंटेड ऑन माई लास्ट वीडियो। आई हैव सीन सम ऑफ द कॉमेंट्स एंड आई एम रियली रियली लविंग इट। एंड आप इसी तरीके से जो है, अगर आपको पसंद आता है, मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड करते रहिए। तो या हम स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से टॉपिक को। हाँ जी, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937 की बात करें तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा ये पढ़ाने से पहले आपको क्रक्स बता देना चाहती हूँ कि ये जो है गांधी जी के द्वारा इनिशिएट की गई थी एज बिकॉज जब ब्रिटिशर्स, देखो ये 1937 में आई है, तो जब ब्रिटिशर्स जो है उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज थी या जो उनका एजुकेशन का तरीका था, वो गांधी जी ने नोटिस करा कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश सिखाने पर ही लोगों को फोकस कर रहे थे और उसके साथ साथ वो बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते थे। और वो जो भी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट भी करना चाहते थे अगर, तो वो अपने फ़ायदे के लिए, फॉर देयर ओन बेनिफिट, वो अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है हमारे लिए कर रहे थे। तो ये जब चीज़ गांधी जी को रियलाइज़ हुई कि भाई ये तो इनइफेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दे रही है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया दैट वी शुड डू समथिंग और देयर शुड बी अ चेंज, कि हमें को चेंज करना चाहिए इसमें, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोवाइड करी गई थी एजुकेशन, वो तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम था। तो इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से एक कमेटी बनाई थी और सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो गांधी जी ने, ओके, देखो पहली बात क्या है कि गवर्नमेंट पहले ना डायरकी, यानी कि जिसको डुअल सिस्टम भी बोलते हैं, वो वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935 में, यानी कि इससे 2 साल पहले। ठीक है, और उससे डायरकी सिस्टम का एंड हुआ। अब क्या था, महात्मा गांधी ने रियलाइज़ करा था कि एजुकेशन जो है ना वाजंट इफेक्टिव एट दैट टाइम। इस समय पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो सिंस इन 1937 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी ने इनिशिएट करी डिस्कशन कि इन्होंने एक मतलब बेसिक एजुकेशन स्कीम ये वहाँ से निकल के आएगी। तो ये डिस्कशन हुई 1937 अक्टूबर में। ठीक है, कि ऑन एन इंडिपेंडेंट स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन, की नेशनल एजुकेशन किस तरीके से हम बनाएं या कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेशन को कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वर्धा, एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, इसलिए इसको वर्धा कमीशन भी बोलते हैं। मैं भी आपको सारे इसके अदर नेम्स भी बताऊंगी। सो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो, सो जस्ट वो डोंट वरी, आपका टॉपिक हो जाएगा बढ़िया, आप सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है, तो जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी महात्मा गांधी जी जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें एजुकेशन में चेंज लाना चाहिए, क्या बेटर करना चाहिए, तो वो हुई थी वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में जगह है। एंड द कॉन्फ्रेंस ड्रू अपॉन अ स्कीम। तो फिर इस कॉन्फ्रेंस से, इस डिस्कशन से एक निकल के आया कि ठीक है, हमें एक कमेटी या स्कीम बनानी चाहिए जिसका नाम बेसिक एजुकेशन स्कीम रखेंगे, या जिसको वर्धा स्कीम भी बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बुनियादी शिक्षा, इसको बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं। 1 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बीएड में ऑब्वियसली 1 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ये आएगा तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है जी। फिर द वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड ऑन 23 अक्टूबर। देखो, जो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 अक्टूबर, उन्होंने बताया ना अक्टूबर के स्टार्टिंग में हुई थी, कहाँ लिखा था, हाँ 11। ठीक है, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में हुई थी। तो उससे ये हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जाकिर हुसैन। एक कमेटी बनाई गई। गांधी जी ने डिस्कशन में बोला दैट देयर शुड बी अ कमेटी, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप के अंदर थी। और ये गांधीयन आइडियल्स पे बेस्ड थे, मतलब वही जैसा गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए, कॉपरेशन आना चाहिए। तो एजुकेशन में भी ऐसी चीज़ें डालो। अभी बेसिक एजुकेशन स्कीम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये पूरा बेसिक एजुकेशन स्कीम वाला क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, कि एक्चुअल में वो वर्धा स्कीम है क्या। ठीक है, वो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल अभी बताऊंगी। इतना समझ लो कि ये जो वर्धा कॉन्फ्रेंस थी, ये 23 अक्टूबर 1937 को हुई है। और फिर एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, सो जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट सबमिट करी अपनी फर्स्ट एक्सटेंसिव, यही नेशनल बेसिक ऑफ एजुकेशन स्कीम पे। इन्होंने रिपोर्ट दी मार्च 1938 में, यानी कि 1937 में कॉन्फ्रेंस हुई है। एंड देन अगले ही साल इस पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप के अंदर इन्होंने मार्च 1938 में रिपोर्ट सबमिट कर दी। जिस रिपोर्ट में यही बताया गया, मतलब डिस्कशन हुआ था, ये चीज़ें निकाली थी, सोल्यूशन निकाली थी कि कैसे हम एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जो वर्धा स्कीम है या बेसिक एजुकेशन स्कीम है, इनका टोटली मानना ये था कि भाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, सो दैट बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो चीज़ों का। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्रिंसिपल। तो
एक बार आपको क्रक्स बता देती हूँ जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि भाई ये जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन है इसको आप बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937 या फिर आप इसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इनिशिएट की गई थी कॉन्फ्रेंस बाय महात्मा गांधी जी एट वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, इसलिए ही इसको वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था कि हम एजुकेशन में, नेशनल एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, और बच्चों की ज़्यादातर इसमें फोकस किया जाएगा, अभी आप देखोगे आगे पढ़ोगे, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराई जाए ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ों को करना आए, ना कि जस्ट वो थ्योरी पढ़े। ठीक है, उसके अलावा 3H जो है, हेड, हैंड और हार्ट, ठीक है, वो भी इसी बेसिक एजुकेशन स्कीम की ही देन है। ठीक है, और ये जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है ये एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो कमेटी डॉक्टर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप के अंदर चलाई गई थी। और इसी उस रिपोर्ट के तहत जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें या सोल्यूशन ढूंढे गए एजुकेशन की, ठीक है, वही उसी को बेसिक एजुकेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा उसका एक इन शॉर्ट क्रिस्प बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं साइलेंट फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन, या जो कुछ मेन प्रिंसिपल रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसको ध्यान से आप समझते जाना, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट भी करी हैं क्योंकि ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इनको हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है जी, तो देखो अगर आपके पेपर में आते हुए प्रिंसिपल्स बताओ या बेसिक एजुकेशन स्कीम की, या सजेशंस बताओ या फीचर्स बताओ, तो आपको यही सारे लिखने हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ना, जो मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है वो ऐसे करी है कि मतलब यहाँ से आपका अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 16 मार्क्स आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता। इट इज़ जस्ट दैट आपको मेरे साथ ना जस्ट इन्वॉल्व होकर के अच्छे से समझना है चीज़ों को। एक बार आपने समझ लिया, एक बार इसको गो थ्रू कर लिया एक बार दोबारा से, तो मतलब मस्त है, फिर आप अच्छा लिखाओगे। ठीक है, सो डू नॉट ट्राई टू क्रैम ऑल दिस। मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि भाई हमने बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे कंटेंट है, तो कितना याद करेंगे, तो याद तो करना ही नहीं है, हमने समझना है। समझने के बाद मेन हेडिंग्स याद कर लो, बाकी की चीज़ें खुद से एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोग बीएड कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी द टीचर्स गाइस, है ना। सो यू शुड नो दैट हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आप अपने बच्चों को अगर एक्सप्लेन करोगे, स्टूडेंट्स को, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आप में वो उतनी कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। पैराग्राफ तो हम लोग लिख पाते हैं आराम से, है ना। तो वही चीज़ है, बस अंडरस्टैंडिंग कर लो कि टॉपिक है किस बारे में। ठीक है जी, अब देखो फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं। बेसिक एजुकेशन कमीशन की, या बेसिक एजुकेशन स्कीम जिसको बोलते हैं, 1937। तो द स्कीम एम्ड, इस स्कीम का जो एम था ना, वो मेन ये था कि हमें इम्पार्ट करनी है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 7 to 14 ईयर्स। कि जो 7 to 14 ईयर्स के बच्चे, अब आप कहोगे मैम ये राइट टू एजुकेशन से मिलता जुलता है। जी बिल्कुल, पहले ही ये स्कीम्स आती हैं, उसके बाद ही आर्टिकल्स वगैरह अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर वो आर्टिकल बन जाता है, समझ लो। तो ये धीरे धीरे, ये हम बात करें 1937 की, तो गांधी जी ने भी इस चीज़ का स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इनिशिएट किया कि भाई हाँ 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो है हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और देयर इज़ नो वेस्टेज इन्वॉल्व इन दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन। और इस एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे वेस्टेज इन्वॉल्व ना हो, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ बच्चों को, चिल्ड्रन एक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, बच्चों को एक तो है ना, इसमें बहुत ज़रूरी था कि इसमें ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है कराई जाए। ठीक है, जिसमें एक्टिविटीज़ करा करके बच्चों को कराया जा रहा है, यानी कि सिर्फ थ्योरी कराई जा रही है, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए कि उनके फ्यूचर लाइफ में भी काम आए। और ऐसी हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है कि बच्चों में एक आइडियल सिटीजनशिप डेवलप हो, उनको पता हो कि एक सिटीज़न के, इंडिया में अगर आप रहते हो या आप कंट्री के, आपके के लिए क्या ड्यूटीज़ है, आपकी तरफ से एज ए सिटीज़न आपको क्या क्या कंट्री के लिए करना है, तो हमने वो प्रोग्रेस भी देखनी है। ठीक है, तो बच्चों की लर्निंग ऐसी होनी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं, जो कि 1937 की ये स्कीम बता रही है कि भाई 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड भी होनी चाहिए, सो दैट बच्चे जो है लर्न टू एबल सॉल्व द फ्यूचर लाइफ प्रॉब्लम्स, कि बच्चे आगे जो उनके आने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम्स उसको फेस कर पाए, समझ पाए, सॉल्व कर पाए। देन चिल्ड्रन, ऐसी क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चों में एक आइडियल सिटीजनशिप आए। ठीक है, उनको एक आइडियल सिटीजन उन्हें बनना है, या अपने देश के लिए क्या क्या करना है, वो ऐसे उनमें भावना भी जगनी चाहिए। और इसी एजुकेशन स्कीम ने 3H हमें प्रोवाइड करें। 3H बताती हूँ क्या है वो। हाँ जी, तो देखो बेसिक एजुकेशन स्कीम जो है वो बात करती है कि हमें 3H इन एजुकेशन, एजुकेशन में 3H इम्प्रूवमेंट करनी है। क्या? एक है हेड, एक है हैंड और एक है हार्ट। मतलब कि जो भी बच्चों को एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए, एक तो वो अपने उनके हेड में चेंजेस या इम्प्रूवमेंट लाए, उनके हैंड यानी कि उनको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सिखाओ ताकि उनके हैंड में कोई एक वो
चीज़ आए कि वो उसको आगे की तरफ लेके जा पाएँ। और दूसरा, उनके हार्ट में चेंज हो, वो उसे फ़ील करके पढ़ें, ठीक है। कोई भी चीज़ जब आप दिल और दिमाग लगा करके समझते हो तो आपको बहुत बेटर आती है। तो यही 3H का कंसेप्ट था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे के हेड में चेंज आए, इम्प्रूवमेंट की तरफ वो बढ़े, उनके हार्ट में चेंज आए, वो चीज़ों को फील करके और समझ के इमोशंस के साथ पढ़े, ठीक है। आइडियल सिटीजन वो तभी बन पाएंगे जब उनके मन में एक फीलिंग होगी अपने देश के प्रति, है ना। और हैंड ऑन एक्सपीरियंस दो बच्चों को। हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ों को बाय हैंड करना आए, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट उन्होंने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अगर उनको बॉटनी के बारे में सिखाया जा रहा है, फ्लावर्स के बारे में सिखाया जा रहा है, तो उनको एक्चुअली वो चीज़ करनी है। एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड उनको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, तो वो उनको प्रैक्टिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी थोड़े थोड़े आप प्रोवाइड कराओ। तो इन शॉर्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो एजुकेशन 3H बेस्ड होनी चाहिए, ये चीज़ गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन स्कीम में बताई, ठीक है जी। आगे बढ़े, कुछ और भी फीचर्स है वर्धा स्कीम के या बेसिक एजुकेशन स्कीम के। द एजुकेशन शैल बी इम्पार्टेड थ्रू ए, ठीक है, थ्रू सम हैंडीक्राफ्ट्स और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, उसमें हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, यानी कि जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। दिस शैल बी द मीन्स दैट एज वेल एज द एंड अदर सब्जेक्ट शॉर्ट शैल बी रिलेटेड टू इट, यानी कि सीधी सी बात बोली गई है कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप जो है हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कराएं, ठीक है। देन द मीडियम फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये बेसिक एजुकेशन स्कीम फोकस, देखो उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स का फोकस था कि इंग्लिश लोगों को सिखा दी जाए, वो भी अपने ओन बेनिफिट के लिए वो ये चीज़ कर रहे थे, है ना। इंडियंस को भाई इंग्लिश सिखाने पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इन्होंने बोला बेसिक एजुकेशन स्कीम में कि भाई ऐसे अगर इंग्लिश पे इतना फोकस होगा तो रीजनल लैंग्वेज और हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा इस बेसिक एजुकेशन स्कीम में कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी द मदर टंग इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की जगह मदर टंग में आप सिखाओ, मातृभाषा में बच्चों को सिखाओ, उनकी रीजनल लैंग्वेज जो है वो कहीं गायब ना हो जाए, समझ लो। देन एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैज गिवन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी एज वेल एज द रीजनल लैंग्वेजेस। इस एजुकेशन स्कीम के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मदर टंग को बढ़ावा दिया है कि उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी कि जब टीचर पढ़ाए बच्चों को तो उनकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ाए। तो इससे बहुत सारे हिंदी की प्रोग्रेस होने के लिए या रीजनल लैंग्वेजेस की प्रोग्रेस होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना, इस स्कीम के तहत एजुकेशन सेक्टर में ना। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन ने ट्रीट करता है ये चाइल्ड को एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये मानते हैं कि बच्चे जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अ नीड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, राइट। तो ही इज़ इम्पॉर्टेंट नॉलेज थ्रू, अच्छा उसको इम्पोर्ट नहीं है, पता है ये क्या है, इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है। इम्पार्ट मतलब एजुकेशन दो, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो उसको नॉलेज जो दो थ्रू सम एक्टिविटी दो, मतलब वो जो चीज़ें उसको नॉलेज मिले वो कुछ एक्टिविटीज़ करके, या वो सेल्फ एस्पायरेशन से, यानी कि खुद से मोटिवेट हो बच्चा। खुद से बच्चे मोटिवेट पता कब होते हैं, जब आप उनको एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हो, इन्वॉल्व करते हो। आप सिर्फ उनको कहानियाँ सुनाओगे तो उनको बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप कभी प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर अगर आप 5th क्लास तक के बच्चों को भी देखोगे ना, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, उनको जब तक आप थोड़ा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर नहीं कराओगे ना, तो वो उनको बोर हो जाएंगे। वो आधे बच्चे सोएंगे और आधे बच्चे सिर्फ आपको सुन रहे होंगे, समझ कुछ नहीं रहे होंगे। तो ये चीज़ मतलब मैंने नोटिस करी है। तो ये आप कभी देखना, तो ये चीज़ है कि आपको उन्हें एक्टिविटी बेस्ड सिखाना है, ठीक है जी। ऑल्दो मैं मतलब 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, सो आई एम अवेयर अबाउट दिस कि भाई अगर उनको सिर्फ थोड़ा उनको बीच में जोक ना क्रैक करो या एक्टिविटीज़ में उनको कराओ तो ही वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, अदरवाइज तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते वरना क्लास में, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। देन बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड स्टैंड इंस्पायर्ड बाय हाई प्रिंसिपल ऑफ, देखो ये बेसिक एजुकेशन स्कीम का एक मेन फोकस ये भी था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक हाई प्रिंसिपल्स से इंस्पायर हो, यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस। भाई गांधी जी के आइडियल्स पे और गांधी जी ने ही इसको स्कीम को एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए इनिशिएट किया था, तो ऑब्वियसली गांधी जी के आइडियल्स इसमें होंगे कि ट्रुथ, सच्चाई की भावना बच्चों में आए, और नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा, ठीक है। तो वो भावना बच्चों में आनी चाहिए। ओके तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बेसिक एजुकेशन स्कीम के हैं, या कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला, एक आइडियल सिटीजनशिप आए बच्चों में, नो वेस्टेज हो, और एक ये मदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब जो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो तो भाई है ही इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये अच्छे से आप आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम। देखो अगर आप मैंने ये पीपीटी ही ऐसी तैयार करी है कि आपका मैं कोई हेडिंग छुड़वा ना दूँ। मतलब अगर 16 मार्क्स में क्वेश्चन आया, उन्होंने एम्स पूछे, वो साइलेंट फीचर्स पूछे, वो प्रिंसिपल्स पूछे, वो क्रिटिसिज्म भी पूछे इस क्या बोलते हैं स्कीम का, तो मैंने सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करे हैं। मतलब ये वीडियो की लेंथ में भी बड़ी हो, बट दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एनी वन हु विल वॉच दिस वीडियो। दैट इज माई ओनली मोटिव कि आप मेरे चैनल पे आके अगर मेरे अपने 30 मिनट भी मेरे को दे रहे हैं ना, तो वो 30 मिनट्स वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू, कि भाई आपको ये ना लगे कि यार अब मेरे को कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ से समझ नहीं आया। मतलब मेरा ये पर्सनली मोटिव रहता है। एंड मैंने जो कॉमेंट्स आप लोगों के पढ़े, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने कॉमेंट्स देखे आप लोगों के, ठीक है, तो मैं मैंशन भी कर दूंगी अभी यहाँ पे, ये कॉमेंट्स देखो आपके सामने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना अच्छा मेरे को फीडबैक दिया। एंड ऐसे ही आप बिल्कुल मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मेरे इस चैनल पे मैं बीएड के अलावा इंग्लिश रिगार्डिंग कंटेंट भी आई विल अपलोड, दैट हाउ कैन यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऑल्दो मेरी स्पोकन इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो मैं शायद कुछ टिप्स आपको दे सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो येस, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न like how to speak good English, or the basic purpose would be how to express your thoughts in English. Okay, that is what we will learn if you will comment down below, and if you will give me some like, ठीक है, मोटिवेशन तो मुझे बहुत मिलता है आप अगर आप लोग कमेंट करते हो इससे। तो या अब आते हैं वापस बीएड वाले कंटेंट पे, दैट एम्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। भाई ये जो 1937 में ये जो स्कीम आई है, उसके क्या क्या एम्स थे, ठीक है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इनका यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों में आइडियल सिटीजनशिप डेवलप करे, जो भी हमने फीचर्स में भी थोड़ा सा एक लाइन में पढ़ा, उसी का ये एक स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है। आप ये ज़रूर करना बेटा। देखो क्या है कि हाँ, ये जो मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस तरीके से बनाया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी बीएड का एग्जाम लिख रहे हो, आप पॉइंटर्स बना के आओ, आप फ्लो चार्ट्स बना करके आओ। फ्लो चार्ट समझ रहे हो, जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ये एक हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, ये पॉइंट्स हैं। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे, वो एक्सप्लेनेशन है तो आपको लर्न नहीं करना, वो आपको सिर्फ अभी मेरे मुँह से सुनना है, समझना है, और पेपर में अपने आप लिख लोगे। लेकिन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो मैंने ये मार्क करी, ये तो आप याद करोगे, पॉइंट्स तो भाई याद करने पड़ेंगे ना ब्लैक वाले। तो इसी का फ्लो चार्ट बनाओ। पहले ऐसे लिखो एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ बेसिक, फिर ऐसे ऐसे कर करके यहाँ इस तरीके से ये बॉक्स डाल करके यही वाले पॉइंट्स हेडिंग लिख दो। मतलब समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आंसर शुड बी द, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है ना, तो एग्जामिनर पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़ता है, समझ रहे हो? तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक एक लाइन वाकई नहीं पढ़ते हैं। मतलब आपको लगता है कि वो पैराग्राफ, इतनी सारी कॉपीज उनको चेक करनी है, वो क्या बिल्कुल एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि वो फ्लो चार्ट से वो चीज़ें देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई कितना बेटर बच्चे ने लिखा होगा। तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, जो मैंने अपने एग्जाम टाइम में करा था, है ना। चलो, तो आ जाते हैं वापस। तो एम्स क्या है इस बेसिक एजुकेशन स्कीम का, कि आइडियल सिटीजन हमने बच्चों को बनाना है, ठीक है। द एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ आइडियल सिटीजन्स इन द चाइल्ड। मतलब एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एम ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में वो वाली क्वालिटी हम डेवलप कर पाएँ कि वो अपने देश के बारे में सोच पाएँ, ठीक है। एज अ गुड सिटीजन उन्हें क्या करना चाहिए? चाइल्ड सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली हर तरह से एक आइडियल सिटीजन बन पाए, ताकि वो कल को देश के प्रोग्रेस में कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, है ना। तो वो चीज़। अब नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए पर्सनैलिटी की बच्चों के, ठीक है। मतलब एजुकेशन और जो करिकुलम है उसका ये होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट समझते हो? मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल कैसे आ गया, मतलब मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल, सोशल, तो हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो। ये हमारा सीडीपी का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो वही, तो ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चे की, साइकोलॉजिकल, माइंड के लेवल पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स, और ठीक है, और बच्चे में क्या आए, और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे मोडेस्टी, ठीक है, और टॉलरेंस, किसी भी चीज़ में टॉलरेट करने की क्षमता, ठीक है। आइडियल कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों की हो। तो ऐसी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का, ठीक है। आ गया है। देन कल्चरल व्यू पॉइंट। कल्चरल व्यू पॉइंट क्या है कि देखो, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी भी बच्चे किसी भी कल्चर को इन्फीरियर ना समझे। मतलब देखो, हम सिखाते हैं इक्वालिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी सिखाता है, तो हमें वही करना है। तो देखो, बेसिक एजुकेशन मोर इम्पॉर्टेंट हैज़ बीन गिवन, जो बेसिस होना चाहिए एजुकेशन का। इन बेसिक एजुकेशन व्हाट वी आर राइटिंग, मतलब इसमें थोड़ा सा बेसिस लिखो। बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए कि कल्चरल एस्पेक्ट
उसमें ज़रूर एक एजुकेशन में दिखाना चाहिए कि नो इन्फीरियोरिटी शुड टेक प्लेस इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल या बच्चे के मन में किसी भी कल्चर को लेकर के कोई किसी भी तरह की इन्फीरियोरिटी ना हो। यानी कि सभी को ये समझ आना चाहिए कि हमारे लिए और डिफरेंट कल्चर और डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया का एक एसेंस है, ठीक है। और हमें हर एक के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। और हर एक कल्चर को हमें अच्छा नज़रिए से देखना है, ठीक है। हर एक कल्चर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वही चीज़ कल्चरल व्यू पॉइंट भी बच्चों में डेवलप हो और पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एवरी कल्चर वो आनी चाहिए। तो ऐसी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये सब एम्स थे इस बेसिक एजुकेशन स्कीम, ठीक है। अब देखो बेसिक एजुकेशन स्कीम के कुछ इकोनॉमिक एम्स भी थे और ये अपने इकोनॉमिक एम्स को कैसे फुलफिल करते थे वो समझो आप। जैसे कि इससे पहले के जो अभी अगर आप बुक्स में देखोगे तो एडम रिपोर्ट, ठीक है, वुड डिस्पैच, जो ये सब क्वेश्चंस थे उसमें बात की गई थी कि हमें टीचर्स की सैलरी को इंक्रीज करना है, बट कैसे इंक्रीज करना है या वो फीस कहाँ से उनको पे करेंगे वो कोई उसका कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन इस एजुकेशन स्कीम में है क्या कि इन्होंने, इनका ये तो था ही कि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को देना है, प्रैक्टिकली चीज़ें बच्चों को सिखानी है, नॉट ओनली थ्योरी। तो जो भी मैन्युफैक्चर करते थे चीज़ें बच्चे, द मैन्युफैक्चर थिंग्स बाय द स्टूडेंट्स बी एबल टू मीट एटलीस्ट पार्शियली एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें अब इन्वेस्टमेंट तो चाहिए है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी बच्चों को चीज़ें बनानी सिखाई गई हैं, जो बच्चों ने मैन्युफैक्चर करी हैं यहीं पर, ठीक है, उसको सेल आउट करके जो है ये पार्शियली एक्सपेंडिचर तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन का हो जाएगा और उसी में से रेम्यूनरेशन भी पे करेंगे, ठीक है, टीचर्स की। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन जो भी स्टूडेंट होंगे, अच्छा इनका इकोनॉमिक एम ये था एक तो, ठीक है, कि भाई उससे टीचर की रेम्यूनरेशन फीस भी निकल जाएगी। देन अच्छा मैं रेम्यूनरेशन किसको बोल रही हूँ, सैलरी अमाउंट को, ठीक है। देन उसके अलावा ये भी था इकोनॉमिक एम इस एजुकेशन का कि भाई बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसलिए देना है सो दैट उनको इन फ्यूचर उनको किसी ऑक्यूपेशन में वो एंगेज हो पाएँ और अपना लाइवलीहुड तो एटलीस्ट अर्न कर पाएँ। यानी कि बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था या उनको ऐसा बनाना था कि वो आगे जाके उन्हें इकोनॉमिकली कोई दिक्कत ना आए, मतलब बच्चे इतने तो कैपेबल हों कि वो कोई चीज़ अपना उनके हैंड में वो जिस्ट हो या फिर वो हुनर हो, ठीक है, ताकि वो आगे चीज़ें कर पाए। देन सर्वोदय सोसाइटी बनाना इस बेसिक एजुकेशन स्कीम का बहुत एक बड़ा एम है, क्योंकि ये गांधी जी ने इनिशिएट करी है ये वाली वर्धा स्कीम, है ना। तो सर्वोदय सोसाइटी वो हमेशा से ही चाहते थे कि जहाँ पे नॉन वायलेंस हो, फ्री फ्रॉम एविल्स हो, किसी भी तरह के एविल या बुरी चीज़ों से दूर हो। तो स्कीम ऑफ एजुकेशन का ये भी एम था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी का, देखो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी आने वाली फ्यूचर जनरेशन ही तो बनाती है। और अगर जो आज के बच्चे हैं आप उनसे स्कूल में इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको नई नई चीज़ें सिखाओगे या एजुकेशन के थ्रू हर एक बच्चे को अगर आप नॉन वायलेंस और ये सारी चीज़ें अभी से सिखाओगे तो ही वो जा करके इन फ्यूचर में वो सोसाइटी जब का वो हिस्सा बनेंगे, ठीक है, या फिर जब उनकी खुद का एक वर्ल्ड होगा तो वो फिर उसमें उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि बच्चों से ही फ्यूचर जनरेशन है। तो जब आप बच्चों को एजुकेशन के थ्रू नई नई चीज़ें सिखाते हो तो आप वो सिर्फ अभी के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर सोसाइटी हमारा इंडिया आगे कैसे होगा उसके लिए भी कर रहे हो, समझ लो। तो बेसिक एजुकेशन स्कीम का मेन ये भी था कि ऐसी सोसाइटी बनानी है, हमें ऐसा स्टैब्लिशमेंट करना है कि जो फ्री हो एविल से, यानी कि जहाँ पे सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, ये वाली फीलिंग ऑफ सर्विस फॉर अदर, कि भाई दूसरे लोगों की मदद करना, ऐसी वाली फीलिंग हो, कॉपरेशन लव हो लोगों के बीच में। और ये चीज़ें कैसे आ सकती हैं, जब आप एजुकेशन के थ्रू बच्चों को ये चीज़ें सिखाओगे। तो एजुकेशन वैसी ही होनी चाहिए जिसमें बच्चों में ये सारी कॉपरेशन, कॉपरेटिवनेस, ये सारी चीज़ें इंडल्ज हो, ठीक है। तो सर्वोदय सोसाइटी बनाना भी एक इनका एम था, ठीक है। तो एम ऑफ बेसिक एजुकेशन हमने पढ़ लिया। एक बार क्रिस्प रिकैप दे रही हूँ कि बच्चों ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चे आइडियल सिटीजन बने, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो बच्चों का, कल्चरल व्यू पॉइंट यानी कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आए कि नो कल्चर इज इन्फीरियर एंड नो वन इज सुपीरियर, ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। देन इकोनॉमिक एम्स की हाँ भाई टीचर्स की सैलरी भी यहाँ से निकल जाएगी, जो बच्चे मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ें और बच्चों को उससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा अगर, तो बच्चे इन फ्यूचर जा करके किसी ऑक्यूपेशन में भी दे विल एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड ऑल, ठीक है। और फॉर्म की तो नीड्स भी फुलफिल होंगी और सर्वोदय सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट करना है। दीज वर सम मेन बेसिक पॉइंट्स एंड इन द एम्स ऑफ एजुकेशन इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ थ्योरी पार्ट के बेसिस पे क्या थे बेसिक एजुकेशन के एम ही बताए हैं, नहीं, इन्होंने करिकुलम भी सजेस्ट किया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ानी चाहिए या क्या क्या एजुकेशन में इंक्लूड करो सब्जेक्ट्स। तो इन्होंने बताया, जो ये मैंने बताया है ना, आप इसको एज इट इज़ पढ़ लो, मतलब आपका 16 मार्क्स ना पक्के है यहाँ से, मैं आपको बोल रही हूँ।
ठीक है। तो बस आप इसको समझते जाओ विदाउट एनी फर्दर हैविंग डाउट्स इन द माइंड, क्योंकि मैंने बुक से भी ये कंटेंट कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स बुक से उठाए हैं, तो मतलब आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रॉक इन द एग्ज़ाम, ठीक है। देखो, अच्छा करिकुलम की बात करें ना हम, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, जैसे कि बेसिक क्राफ्ट बच्चों को सिखाया जाए। बेसिक क्राफ्ट पे इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इन्होंने बोला ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, क्या बोला इन्होंने, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, तो बस उसके अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक क्राफ्ट जैसे कि एग्रीकल्चर बच्चों को सिखाएं, स्पिनिंग एंड वीविंग, यही तो होता है ना, हाथ में हुनर लाना बच्चों के, ताकि वो कल को इस ऑक्यूपेशन में भी जाए तो वो कर पाएँ। वुड क्राफ्ट, ठीक है, वीविंग समझते हैं ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई। देन पॉटरी बच्चों को सिखाई जाए, अदर क्राफ्ट्स जो भी उस लोकेलिटी में जोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो है और जो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है सीखना, जिस भी लोकेलिटी में स्कूल है या वो रहते हैं, तो वो चीज़ें, तो बेसिक क्राफ्ट्स में ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए। उसके अलावा इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सब्जेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, इन्होंने बोला मैथ्स भी बच्चों को सिखाएं, सोशल साइंस, क्योंकि ये सब काम आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आप सिविक्स जो है वो SPL उसको बोलते हैं ना, सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ। जनरल साइंस बच्चों को सिखाएं, जिसमें स्टडीज़ हो, जूलॉजी की, बॉटनी समझते हो, फ्लावर रिगार्डिंग स्टडी, ठीक है, वो चीज़ें। आर्ट बच्चों को सिखाए, हिंदी लैंग्वेज और मदर टंग में बच्चों को शिक्षा दे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए बच्चों के। और होम साइंस समझते हो, कुकिंग वगैरह जिससे आएगी बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है ना, एवरीबडी शुड नो हाउ टू कुक, राइट। और फिजिकल एजुकेशन ऑब्वियसली विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये चीज़ बेसिक एजुकेशन स्कीम का करिकुलम था कि ये सारे सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड करने चाहिए। और ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, वाकई आप ये सब्जेक्ट लिख के आइएगा, ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बता रही हूँ, बेसिक एजुकेशन स्कीम ने यही सारे सब्जेक्ट्स को बोला है, ठीक है। देन अब क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग से मैंने बॉक्स बना दिया है, ये करिकुलम से अदर पार्ट है, तो आप इसको अलग से बॉक्स बना करके लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। करिकुलम तो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड कराने चाहिए एजुकेशन में या करिकुलम में, वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने बोला मेथड ऑफ टीचिंग कैसे यूज़ करनी चाहिए टीचर को। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट करके बच्चों को सिखाओ, क्राफ्ट के थ्रू बच्चों को सिखाओ। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना, बाय डूइंग, नॉट ओनली कि बच्चे बैठ के सुन रहे हैं और टीचर बोलने जा रही हैं, नहीं, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए बच्चों को। वो चीज़ें आप साइड से, साइंस लैब होते हैं, उसमें क्या होता है जो हमने पढ़ा कि भाई बेसिक्स और एसिड के बारे में, ये मिल करके ये बनता है, तो इस तरीके से बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो लैब में ले जाकर के सिखाओ, तो लर्निंग बाय डूइंग। और एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी मेथड टीचिंग टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन की टेक्निक समझते हो कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप को रिलेट करके पढ़ाओ, यानी कि एक सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे दिया किसी भी तरीके से, समझ रहे हो, तो को रिलेट करके पढ़ाना इज़ वेरी वेरी गुड, जिससे कि बच्चों को ओवरऑल चीज़ें समझ में आती हैं और उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ करके पढ़ाना, इस तरीके से इन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग जो है बेसिक एजुकेशन स्कीम ने सजेस्ट करे। अब हमारा आ गया है लास्ट, क्योंकि मैंने आपको एम्स बता दिए हैं, मैंने आपको करिकुलम इन्होंने क्या सजेस्ट किया, सब्जेक्ट क्या बताए, मेथड ऑफ टीचिंग के इन्होंने क्या क्या सजेस्ट करे बेसिक एजुकेशन स्कीम ने, और ठीक है, ये आपको पता ही है कि किस कमेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए थे, जो कि चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर जो कमेटी थी उसके उन्होंने ये पूरे रिपोर्ट बनाई और ये सबमिट करी 1938 में, है ना। और 1937 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गांधी जी ने बोला था कि हमें ऐसा कुछ करना है, तो उसी को वर्धा स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए एम्स बता दिया आपको मैंने, फीचर्स बता दिए इसके। अब मैं आपको आती हूँ लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ कि कुछ डिफेक्ट्स या क्रिटिसिज्म। देखो, हर चीज़ के जब भी कोई नई स्कीम आती है, पॉलिसी आती है, तो हर चीज़ के प्लस माइनस दोनों होते हैं, ये हम समझते हैं। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए बच्चों के एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि हमने सारे ऊपर डिस्कस कर लिए। बेसिक एजुकेशन स्कीम ने या वर्धा स्कीम ने जो भी सजेशन दिए है एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि और होने चाहिए थे इंक्लूड, तो ताकि बेटर हो पाए। तो क्या है, मतलब कि कुछ क्रिटिसिज्म क्या इनका था। इट इज़ सेड, ये बोला गया कि दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल ओनली फॉर द विलेज, कि इन्होंने जो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, इस सब के बच्चों को एजुकेशन देने की बात करी है, तो ये तो शहरों में तो इस चीज़ की आई डोंट थिंक कि मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये तो ज़्यादा विलेजेस में होती है ना। तो वही क्रिटिसिज्म इनका बन गया इसी स्कीम का, कि प्लस पॉइंट्स ठीक है बहुत सारे, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये जो स्कीम एजुकेशन ऑफ ये सजेस्ट करे स्कीम ऑफ एजुकेशन, वो सिर्फ विलेज के लिए ज़्यादा बेटर है, इट कैन नॉट गुड टू फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि वही फोकस यहाँ पे मैंने पढ़ा ना हमने ऊपर कि फोकस ऑन लोकेलिटी है, कि जैसा जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है उससे रिगार्डिंग चीज़ें सिखाओ, ठीक है, समझ रहे हो।
तो ये चीज़। देन बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन हैज़ नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन। अब देखो उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स या 1937-38 का टाइम है, उस समय लोग रिलीजियस बहुत ज़्यादा थे, तो रिलीजियस एजुकेशन में की कोई भी बात बेसिक एजुकेशन स्कीम में हमने नहीं करी है। हमने सिर्फ ये बोला है कि रीजनल लैंग्वेज यानी कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मदर टंग में सिखाओ, ठीक है ना बच्चे का, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया। तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म या डिफेक्ट बन गया, ठीक है। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, तो हर स्कीम जब आती है और वो जब इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें बताती है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आते हैं, तो वो यही क्रिटिसिज्म है। फिर देन लोगों ने एक और चीज़ से इसको क्रिटिसाइज़ किया, स्कीम ऑफ एजुकेशन का क्रिटिसिज्म है कि ये लिरिक्स नहीं होगा, लैक, ठीक है। टाइम टेबल जो था, बेसिक एजुकेशन स्कीम ने जो टाइम टेबल प्रोवाइड करा वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 28 डेज वर्किंग होते हैं मंथ के। अब उसमें इन्होंने मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और ये सब भी सब्जेक्ट्स तो बताए हैं, तो सब्जेक्ट के साथ साथ इन्होंने बेसिक क्राफ्ट मतलब एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन देना, या फिर बॉटनी, जूलॉजी के बारे में सिखाना, तो वीविंग सिखाना, तो इसमें टाइम टेकिंग तो ये बहुत होगा, तो फिर बाकी सब्जेक्ट बच्चे कब पढ़ेंगे, जैसे सोशल साइंस और ये वो। तो इसलिए ये हैवी बर्डन भी कई बार क्रिएट कर सकता है। दिट कैन बी टेंडर, जो टेंडर एज के बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए, जैसे इन्होंने ज़्यादातर सजेशन प्राइमरी लेवल के बच्चों को ध्यान में रख के दिए, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है ये सारी चीज़ें, बेसिक क्राफ्ट सिखाना और फिर सब्जेक्ट भी पढ़ाना, तो बर्डन ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है। और 28 डेज ही होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड आवर्स भी ऑब्वियसली, ठीक है। इन दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन ना ज़्यादा इंफेसिस दिया गया, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि इसमें जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की कोई बात नहीं करी। मैंने ऊपर पढ़ाया, आपने एक भी बार मेरे मुझसे ये नहीं सुना होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला, नहीं, इन्होंने ज़्यादातर प्राइमरी एजुकेशन 7 to 14 ईयर्स के बच्चों तक, तो सेकेंडरी की इन्होंने बात करी ही नहीं है ना। तो इन दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन इसका क्रिटिसिज्म या एक डिफेक्ट या नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने ज़्यादा इंफेसिस किया है प्राइमरी एजुकेशन पर, इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करी टू द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो दैट इज़ इट, केस के क्रिटिसिज्म और डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर चैप्टर कह रही हूँ, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, ठीक है जी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, फीचर्स वगैरह, एम्स और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इंट्रोडक्शन भी। दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और आपको और कौन से टॉपिक चाहिए। ऑल्दो मुझे कई लोगों ने बोला है कि रमा मूर्ति कमीशन पे भी आप मैम बनाइए और एनसीएफ पे भी, तो मैं बहुत जल्दी एनपीई 1986 इन सब पे वीडियोज़ लाने वाली हूँ, ठीक है। और अब मैं जैसे ये वीडियो अपलोड करूँगी और जून में 2025 में 12 जून से तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। डेट शीट आपने देख ली होगी और वो मैंने शॉर्ट्स पे भी डाली है, आप देख सकते हो डेट शीट को वहाँ पे जा करके। तो बेसिकली आपकी तैयारी वैसे तो ऑलमोस्ट अब, क्योंकि एक हफ्ता ही रह गया एग्जाम होने में, तो आपकी तैयारी आई होप काफ़ी हद तक तो आपने कर ली होगी, ठीक है। लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपने चैनल के थ्रू आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, ठीक है जी। और आपको और कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।